हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सतगुरु स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दूँ, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर है वो बहुत ही सरल आने वाला है। तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर आपका सरल ही आएगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 विषय हिंदी एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं 2022 जो पेपर है का सॉल्यूशन है मैंने खुद ही बनाया है। आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा तैयार कर लिया है। कुल हमारे यहाँ पर एक एक से हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इससे पहले ये जो पेपर है हमने पहले ही आपको बता दिया था। नहीं देखा वीडियो तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है बटन, यहाँ पर क्लिक करो और वह वीडियो देख लो, फटाक से देख लो, मगर अभी टाइम नहीं है, जल्दी देख लो और उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। पहले वही वाला वीडियो देख लो, ठीक है, फिर ये वाला देख लेना अगर देखना है तो। नहीं तो मैं इसका प्रश्न भी ऊपर भी लिखा हूँ, उत्तर भी नीचे लिखा हूँ, तो वैसे आपको वीडियो अब देखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि हैं, तो वो सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद है तीसरा है जो हमारा, नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, तो सही आंसर है कानपुर। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितने वर्ष में हुआ था, तो सन 1900 में हुआ था। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय शक्ति में प्राचीन कला के प्रचलन में सबसे पुराना वाद्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बीड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, तो सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए, तो इसका सही है मीरा के गुरु रैदास थे, कबीर के अनुसार परमात्मा एक है। बहुत मेहनत से सॉल्यूशन बनाया गया है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शुल्क युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा उसके बाद हमारा अगला है, चपलता चित्रपट संगीत की विशेषता है, ठीक है। उसके बाद है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। उसके बाद है, रस के अंग 4 होते हैं। उसके बाद है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु, मुँह में बिच्छू। उसके बाद हमारा अगला है, आप यहाँ से देख सकते हैं, भारतीय सभी सही जोड़ी बनाइए, तो इसका जो आपका है, मैंने यहाँ पर सही आंसर की टिक कर दी है। आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, अच्छे से ये लो कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पहले का आपका एक वाणी का आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता की सही जोड़ी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ह्यूमस नृत्य का सही जोड़ी हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में बनी थी। छंद में आपका हो जाएगा 24। और आँख का अंधा होना मतलब मूर्ख ज्ञानी होना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगले है, सत्य का सत्य और असत्य लिखिए, सत्य का सत्य लिखिए। कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, सत्य है बिल्कुल। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, सत्य है। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, सत्यवाद है। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, सत्य। बाद यहाँ से इन सभी को लिख लेना, ओके। यहाँ से इन सभी को सत्य, नियतांक अंतरंग रचना सत्य सब लिख लेना। उसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, पूर्व छायावादी। मोहन के गुरु का नाम मास्टर त्रिलोक सिंह। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, एलोरा में। उसके बाद पटकथा किसे कहते हैं, ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए पटकथा कहलाती है। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है, तो उत्तर है इसका श्रृंगार रस। तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए, तो तत्सम शब्द है संस्कृत के शुद्ध शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। राजभाषा से क्या तात्पर्य है, राजभाषा भाषा जिसमें राज्य के संदेश और आदेशों को प्रसारित होते हैं तथा जिसमें सभी राजकीय कार्य होते हैं, राजभाषा कहलाती है। उसके बाद हमारा अगला जो हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा, हमारी जो पेपर बताया गया था उसका अथवा है, ठीक है।
छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो छायावाद की प्रवृत्तियां हैं, एक नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, उसके बाद है अलौकिक प्रेम का रहस्यवाद। ठीक है, ये जो हमारी दो है आपकी प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं मानी जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो इसका सही आंसर है अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। ठीक है, 5 है, अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, भारतीय हिंदी युग के दो प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध लिखिए। तो प्रमुख निबंधकार हैं एवं उनकी रचनाएं। तो पहले हैं जो हमारे भारतीय हिंदू युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही आंसर है उसका ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 2, प्रताप नारायण मिश्र। इसका जो सही आंसर है मतलब इसके जो इनकी जो रचना है परीक्षा और दांत हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्न क्रमांक 9, अथवा जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। तो ध्यान से सुनिए, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। जीवनी तथा आत्मकथा गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन वृत्त को रोचक साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वह जीवनी कहलाएगी, एवं जब लेखक अपने जीवन वृत्त को स्वयं ही प्रस्तुत करे तब वह आत्मकथा मानी जाएगी। जीवनी में विवरण एवं तथ्यों पर ध्यान रहता है, जबकि आत्मकथा में अनुभूति की गहराई अधिक होती है। उसके बाद एक प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 में है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के मध्य किसी भी प्रकार की तुलना करना बेईमानी है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना में ही नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं द्रुत लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिरक्त रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल भिन्न होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है तथा सुबलता और लोच को अग्र स्थान पर रखा जाता है। चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अविभाजित संगीत से जान पहचान होती है। वास्तव में चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, निर्मिति की बहुत गुंजाइश है। उसके बाद 11वां, अंतर्व्यक्ति संचार से क्या आशय? अंतर्व्यक्ति संचार, ध्यान से करिए। उसके बाद 11वां, अंतर्व्यक्ति संचार से क्या आशय? अंतर्व्यक्ति संचार, ध्यान से करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका आना ही है। जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतर्व्यक्ति संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। अंतर्व्यक्ति संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। उसके बाद हमारा आगे है, अंतर्व्यक्ति संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। यह संचार पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। हर प्रकार के साक्षात्कार अंतर्व्यक्ति संचार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा उत्तर देखेंगे। विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो आंसर है परिभाषा, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है अथवा उत्तर, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है, जब अभिधा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता है तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे गंगा में घर है, में गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट होती है। उसके बाद है उदाहरण, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उब्र मोती मानस चून। उसके बाद आगे है प्रश्न क्रमांक 14। तो वाक्य पहचानना है, जो कौन सा वाक्य है? तो हमारा पहला वाक्य था, राम स्कूल जाता है, शाम बाजार जाता है। उसके बाद है इसका जो आपका वाक्य है, इसका जो है सही वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। उसके बाद इसी के आगे है, शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, मिश्र वाक्य है ये। उसके बाद है 15वां, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य? राष्ट्रभाषा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणा निहित होती हैं, जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को समान सम्मान मिलता है, लेकिन वहाँ संपर्क की एक ही भाषा होती है जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयुक्त होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 16 में आपको मीरा की जो रचनाएं लिखनी है और उनका भाव पक्ष, कला पक्ष लिखना है। ठीक है, तो पहले नंबर हम रचना देख लेते हैं। गीत गोविंद, टीका राग गोविंद। ठीक है,
उसके बाद हमारा भाव पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष, मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मर्म स्पर्शनी वेदना है, प्रेम की आकुलता है तथा शक्ति की ललीनता है। उन्होंने अपने मन की अनुभूति को सीधे ही सरल सहज भाव में अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दे दी है। उसके बाद कला पक्ष, भाषा, मीरा की भाषा राष्ट्रीय राजस्थानी और ब्रज भाषा है। मीरा की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा न रहकर जनभाषा भी रही। उसके बाद है आपका साहित्य में स्थान। मीरा ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्तिकाल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से परिपूर्ण पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, 2 रचना कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगी। उसके बाद प्रेमचंद्र के बारे में हमें लिखना था। उसके बाद हम प्रेमचंद्र की भाषा देखेंगे। प्रेमचंद्र की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप है जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दों की प्रधानता रही है, जैसे कि तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। दूसरा रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पीर का माजार। शैली आप देखते हैं प्रेमचंद्र की शैली, वर्णनात्मक शैली। उसके बाद है पहले हमारा वर्णनात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग प्रेमचंद्र ने घटना और पात्रों के चरित्र चित्रण के वर्णन में किया है, जिससे चित्रात्मकता उत्पन्न हो गई है। उसके बाद यदि आपको डाउट हो रहा है इस प्रेमचंद्र में, ये जो मैंने अपने मन से ही लिखा है, लेकिन ये पूरा सही है, जो भी हम पढ़ते थे उस टाइम पर, तो हमारा ये जो पूरा हमने ही लिखा है। इसलिए अगर आपको इसमें डाउट है इस प्रेमचंद्र में, तो आप अपनी प्रश्न बैंक में से भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने प्रश्न बैंक से ही लिखा है। आपकी वो वाली प्रश्न बैंक है, वो आती है, वो कौन सी वाली, वो शिवलाल की वो दिग्दर्शिका होती है। साहित्य में स्थान देखेंगे। प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। उनका साहित्य देशभक्ति और समाज के आगे मशाल दिखाती हुई सच्चाई है। उनके रचनात्मक योगदान के कारण 1918 से 1936 तक के काल को प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, बैर क्रोध का आचार मुरब्बा है, भाव पल्लवन। बैर क्रोध का स्थिर रूप है जिस आंवले या आम का मुरब्बा आम या आंवले की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है, तदनुसार बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है जब किसी के प्रति मन में क्रोध हो लेकिन उसका प्रदर्शन न किया जाए तो वह मनुष्य के मन में टिक जाता है। वह मौके की तलाश में रहता है, जैसे ही स्वयं के लक्ष्य को देखता है, अपना प्रतिकार चुका लेता है। यही प्रतिकार बदला बैर की कोटि में आता है। उसके बाद इसको अच्छे से लिख लेना स्क्रीनशॉट। उसके बाद 19वां उपर्युक्त गद्यांश को प्रसिद्ध, जो मैंने एक गद्यांश बताया था 19वां में, आप यहाँ पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आप हमारा पहले पेपर देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद इसका हम आंसर डाल रहे हैं अभी। तो संघर्ष और सहयोग, उसका जो हो जाएगा क्या, शीर्षक। उसके बाद लेखक के अनुसार आम परिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता, प्रेम, सेवा और स्वार्थ का त्याग का। ठीक है। उसके बाद लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना है तो हिंसा के तत्व का कम होना है तथा अहिंसा के तत्वों का बढ़ना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा उत्तर संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की मीरा के पद से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। प्रसंग कृष्ण भक्ति में, यहाँ पर आप इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। मीराबाई को भी अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लेना एक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 21 संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसको भी अच्छे से कर लेना। अलूपिद्दीन के बारे में, यहाँ पर अलूपिद्दीन को अपनी यहाँ से ये सब कर लेना। यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लेना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके अच्छे से पढ़ लेना। एक बार पढ़ना बस, ज़्यादा नहीं। फोटो खींचना, एक बार पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लो बस। एक बार में सब याद हो जाएगा, मुझे पता है। एक बार में सब याद हो जाता है परीक्षा के टाइम। एक बार पढ़ लो बस। बीमारी के लक्षण यहाँ से मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं, तो मेहनत व्यर्थ ना जाए इसलिए मैं आपको जल्दी बता देते हैं और आप पढ़ लेना, नहीं तो फिर मेरे लिखने का कोई मतलब नहीं रहा होगा। पढ़ लेना, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहा है मेरे लिखने का। इसके बाद इस सभी को लिख लेना और यहाँ से एप्लीकेशन को भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।
यहाँ तक एप्लीकेशन। एक बात है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 बाद में दिया है, लेकिन 23 उसके बाद 23 दिया हुआ है। पहले 23 दिया है उत्तर, फिर 22वां दिया हुआ, क्योंकि ये जो मैं भूल गया था 22वां भी रहे छूट गया था, तो मैंने आखिरी में 22वां लिख दिया। कोई बात नहीं। कोविड-19 का निबंध है ये, जो अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोविड-19 का निबंध अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से यहाँ तक कोविड-19 का निबंध अच्छे से यहाँ तक पढ़ लेना। उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बट वीडियो को अगर यूजफुल हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पिछली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना, क्योंकि अब हम आपके आंगले के सभी विषय, आप कोई से भी सब्जेक्ट तुमसे हो, आप हमारे चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा फ्री है 100%। और ये जो पेपर है रियल है या फेक, ये हम आपको टेलीग्राम पर बताएंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके सीधा आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर आ जाओ। टेलीग्राम पर हम बता देंगे कि ये रियल है, आपको फेक है, रियल है या फेक, हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।